नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कृषि की बात में और मेरा नाम है इंद्रशेखर सिंह। दोस्तों, आज हमारे शो में मुख्य अतिथि होंगे देवेंद्र शर्मा जी और हम उनसे बातचीत करेंगे कि इस पूरे महीने में कृषि के क्या मुख्य मुद्दे हैं। अब उन मुद्दों पे जाने से पहले और देवेंद्र शर्मा से बात करने से पहले थोड़ा मैं कुछ आपको बता दूं कि क्या वो मुख्य खबरें थीं कृषि के क्षेत्र में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये खबर आई है कि देश भर की जो खरीफ की जो हार्वेस्ट है या जो उपज आने वाली है उसमें बड़ा नुकसान है। भारत सरकार ने तक कह दिया कि 6% इस समय कमी आएगी चावल के खेती में। लेकिन जो आज के हमारे ग्राउंड रिपोर्ट से जो अनुमान मिल रहे हैं कि लगभग 15 से 20% तक हमारी जो धान की खेती है वो खराब हो चुकी है पानी और क्लाइमेट चेंज के कारण। क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ एक दूसरा पहलू यह भी है दोस्तों कि इस बार मध्य प्रदेश, कोटा और भारत के कई और क्षेत्रों में, यहां तक कि दिल्ली तक में ऐसे समय पानी बरसा जब पानी कभी गिरना ही नहीं चाहिए था। लोगों ने कहा कि अक्टूबर के महीने में इतनी पानी कभी गिरा ही नहीं है। और इस चक्कर में सिर्फ चावल तो खराब हुआ ही, लेकिन बाजरा, आपके तिल, उसके साथ साथ बाकी जो जो अनाज उगे हैं उन सारों पे भी बड़ी मात्रा पे नुकसान पहुंचा है। और ये तो है ही दोस्तों, साथ ही साथ जो है भारत में जो चारा है, जो पशु, जो हमारे इतना जो 20-30 करोड़ पशुधन है, उसके लिए जो हम लोग चारा उगाते हैं उस पर भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। और इसी नुकसान के चलते चलते आप पाएंगे कि पिछले महीने में अमूल ने लगभग 5 रुपए तक जो है दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। चाहे अब आप दिवाली में जाके मिठाई खरीदें या पनीर, थोड़ी खटास तो होगी उसमें, और वो खटास होगी महंगाई की दोस्तों। इस समय मिलावट और बढ़ेगी क्योंकि ये सारी चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। जो लोग दिवाली में एक मिठाई खाते थे, शायद से वो आधी मिठाई ही खा पाएं। और ये सिर्फ ऐसी बात नहीं है, भारत सरकार ने एक नया ऐलान भी किया कि भारत के अंदर जितने हमारे जो भंडारण जो हम लोग करते हैं गेहूं और चावल का, वो भंडारण भी इस समय सबसे ज़्यादा कम मात्रा में है। जो हमारे स्ट्रेटेजिक फूड रिजर्व्स हैं वो सबसे ज़्यादा कम है। आप तो जानते हैं कि यूक्रेन रशिया जो युद्ध चल रहा है उसके चलते हुए बहुत सारी जो है विश्व भर का फर्टिलाइज़र सप्लाई, कुछ काफ़ी सारे खाद्यान्न पदार्थों का सप्लाई, ये सब कुछ जो है बहुत बहुत ख़राब तरीके से प्रभावित हुआ है। अब इन सारी चीज़ों में अगर दो चीज़ें हम और डाल दें, एक लंपी स्किन डिजीज़ और दूसरा जो चावल के बौना होने वाला जो वायरस जो पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में फैल रहा था, तो इन सारी चीज़ों को मिला के दोस्तों एक ही चीज़ सामने आती है कि भारत में महंगाई बढ़ने वाली है। और ये महंगाई मेट्रो के क्षेत्रों में अभी से बढ़ चुकी है। अगर आप मांसाहारी व्यक्ति हैं और मटन खाते हैं तो जाके पता करिए कि आपके शहर में मटन का दाम क्या है। दिल्ली में वो रेट अभी जो है 700 से 800 रुपए के बीच में हो चुका है। और ये इसलिए हुआ है दोस्तों क्योंकि जो चारा जो खाते हैं, जो चारा जो जानवर खाते हैं, उसका दाम जो है डबल हो चुका है। तो इन सारी बातों को बात करते हुए और इन सारी खबरों को मतलब एक एनालाइज करने के लिए अब हमारे साथ देवेंद्र शर्मा जी जुड़े हैं। सो दोस्तों, अब समय न बर्बाद करते हुए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं देवेंद्र शर्मा जी को। शर्मा जी प्रणाम, आपका द वायर में स्वागत है। नमस्कार। जी, तो शर्मा जी, सबसे पहला जो सवाल आपसे ये होगा, आप तो जान ही रहे हैं कि किस प्रकार से खरीफ की जो जितनी उपज थी उसको क्लाइमेट चेंज की कितनी मार पड़ी। चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे कर्नाटका, चाहे उत्तर प्रदेश, हर तरफ पानी बरसा और कई सारी फसलें खराब हुई, राजस्थान से लेकर बंगाल तक। तो इसका सीधा प्रभाव ये खाद्यान्न महंगाई पे किस प्रकार से पड़ेगा? ये जो फूड इन्फ्लेशन है, चाहे बाजार में और जो सरकार कुछ आंकड़े दे रही है, लेकिन असली में जब ये फसल कटेगी तो किस प्रकार से आपको लगता है महंगाई बढ़ने वाली है? देखिए, आपने जब कहा कि जो अनसीज़नल रेन्स हुई हैं, जिसको क्लाइमेट चेंज के साथ हम जोड़ के देख रहे हैं और उसका व्यापक नुकसान हुआ है किसानों को। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो ईस्ट से लेकर वेस्ट तक और सेंट्रल इंडिया में काफ़ी उसका हमें दुष्परिणाम, या दुष्परिणाम तो मैं शब्द नहीं ठीक इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मतलब है कि उसका भयंकर नुकसान किसानों को सहना पड़ा है। नो, इत्तेफाक से ये जब इशू हम डिस्कस करते हैं, जब भी करते हैं, और उसमें सवाल जो अक्सर पूछा जाता है वो ये है कि महंगाई पे इसका कितना असर पड़ेगा। मैं ये देखना चाहता हूँ कब इस देश में ये सोच आएगी कि ये जो लाखों करोड़ किसान जो जिन्होंने ये भुगता है और ये जो क्राइसिस जो उन्होंने फेस किया है, और उस क्राइसिस से उनके जो लाइवलीहुड पे जो मार पड़ी है, क्या कभी देश ने कभी उसका भी फ़िक्र किया है या उसका ज़िक्र किया है?
क्या कारण है कि हम सिर्फ महंगाई की तरफ ही सोचते हैं और हमें लगता है कि कंज्यूमर का जो इंटरेस्ट है वही देश में सर्वोप्रिय है, और जो लाखों करोड़ किसान जो उसको सफर कर रहे हैं उस कॉन्सिक्वेंसेस को, जो कि बाढ़ के रूप में देखा गया और पहले हीट वेव के रूप में भी देखा गया था पिछले फसल के टाइम पर। तो कहने का मतलब ये कि उसकी तो बात कहीं चर्चा कहीं हो ही नहीं रही है। तो मेरा ये मानना है कि ये हमें देश को जानना बहुत जरूरी है और मीडिया को भी जानना बहुत जरूरी है कि भारत में जब हम कंज्यूमर की बात करते हैं तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे देश में प्रोड्यूसर भी जो है वो कंज्यूमर है। अनलाइक अमेरिका, अमेरिका में 1.5% पॉपुलेशन रह गई है खेती में। तो जब वो प्रोडक्शन की बात करते हैं या कंजम्पशन की बात करते हैं तो बहुत नेचुरल है कि वो कंज्यूमर्स की ही बात करेंगे। लेकिन हमारे देश में जहां पर तकरीबन 50% लोग यानी तकरीबन 60 करोड़ पॉपुलेशन जो है वो खेती से जुड़ी हुई है, और तब भी हम ये बात करते हैं कि सिर्फ कंज्यूमर का ही इंटरेस्ट जहां नजर आए और हम किसान का जो जो उसका नुकसान हुआ है या जिस मिजरी में वो क्राइसिस में अपने आप को निकालने की कोशिश कर रहा है, उसका जिक्र तो होता ही नहीं है। मुझे लगता है कि इस समय ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि साहब महंगाई पे क्या असर पड़ेगा। इंपॉर्टेंट ये है कि ये लाखों करोड़ किसानों का जो लाइवलीहुड है, उसको बचाने में हम क्या कर सकते हैं। प्रदेश की सरकार हो, देश की सरकार हो, या हमारी जो सोच रखने वाले लोग हैं किसानों के प्रति, उनको भी उठकर आना चाहिए और इस बात को बिल्डअप करने की जरूरत है। इस नैरेटिव को दोबारा एक ठीक रास्ते पे लाने की जरूरत है। जी, तो शर्मा जी, मेरा अगला सवाल एक्चुअली में किसानों से ही संबंधित था और वो था प्रधानमंत्री की जो फसल बीमा योजना है उसके ऊपर। अब आप तो जानते ही होंगे कि किस प्रकार से कई सारे किसान जो केसीसी से उधार लेते हैं सरकार से और बैंकों से, उनका अपने आप इनरोलमेंट हो जाता है किसान फसल बीमा में। तो उन सारे किसानों का क्या हुआ? हमने खबरें देखी हैं हरियाणा से आते हुए, जहाँ पे कई सारे हज़ारों किसानों ने क्लेम फाइल किया, लेकिन में से कई सारे लोगों का रिजेक्ट हुआ। रबी की फसलें भी जब खराब हुई थी, जैसा आपने अभी बताया हम लोगों को, उस समय भी कई सारे किसान थे जो फसल बीमा में कवर्ड तो थे, लेकिन उन्हें कुछ मिला नहीं। आज भी हमें जो रिपोर्ट्स मिली हैं द वायर को, एमपी में कई सारे किसान हैं, उनको सिर्फ एक ब्लैंकेट 5,000 रुपये दे दिए गए। लोगों को जो क्रॉप वैल्यू है उसके ऊपर कुछ पैसे नहीं दिए गए, बल्कि जो इनपुट कॉस्ट है सिर्फ उसके पैसे देके, वो भी कुछ लोगों को देके रफा दफा किया गया। तो ये जो सेफ्टी नेट बनाया गया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये टिप्पणी? एक बहुत अफसोस की बात है कि देखिए इतने सालों से इसके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वो किसानों के लिए नहीं, वो कॉरपोरेट्स के लिए बनी गई है, बनाई गई है। और इसके ऊपर इतने सालों से हम देख रहे हैं, किसानों ने भी प्रोटेस्ट किए हैं इसके ऊपर, और भी बहुत सारे मीडिया में चर्चाएं जो हुई हैं वो इसके ऊपर हुई हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें कोई ज्यादा तब्दीली अभी तक हमने देखा नहीं है। और जैसा आपने कहा कि जो बैंकों से अभी भी सिस्टम चल रहा है कि वो ऑटोमेटिकली पैसे कट जाते हैं जो उनका प्रीमियम है, और कह दिया जाता है कि साहब ये क्रॉप इंश्योरेंस की तरफ है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट्स जो भी कह रही हैं कि बहुत सारे इलाकों में इवन जो बैंक्स हैं या इंश्योरेंस कंपनी है वो हाथ खड़े कर रही हैं, क्योंकि हमने वो कहते हैं असेसमेंट नहीं की थी, या हमने ये नहीं देखा था कि क्रॉप कौन सी लगाई जा रही है वहां पर, या इस तरीके के जो उदाहरण दिए जा रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि किसान वहां भी मार खा रहा है, किसान मौसम से तो मार खा ही रहा है, लेकिन कोई एक ऐसा रास्ता नहीं निकाला जा रहा कि एक क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम ऐसी हो जो कि एक ऑटोमेटिकली उसकी जो जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर पाए। मैं ऑटोमेटिकली इसलिए कह रहा हूं कि उसमें कभी भी ये प्रोटेस्ट जो हम देख रहे हैं या जो अनियमितताएं जो आ रही हैं या कई जगह से कही जा रही हैं वो नहीं आनी चाहिए। क्यों नहीं ऐसा हो सकता? क्या कारण है कि इतने सालों से हम सिर्फ जो है प्रॉफिट जो है प्राइवेट कंपनियों के बढ़ाते जा रहे हैं? और एक और चीज देखनी है कि 7-8 स्टेट्स तो उसमें से निकल चुकी हैं अभी तक, क्योंकि दे डिडंट फाइंड द क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम टू बी वेरी इफेक्टिव, तो वो उसमें से निकल गई हैं, वो अपना बना रही हैं। या जैसे पंजाब स्टेट है, उसमें तो अभी तक क्रॉप इंश्योरेंस का स्कीम लागू ही नहीं हुई है, या उन्होंने उसको अडॉप्ट ही नहीं किया है। तो कहने का मतलब है कि वी विल हैव टू फॉर्मुलेट ए डिजास्टर रिलीफ पॉलिसी, जिसके तहत एग्रीकल्चर के लिए हम ये देख पाए कि कैसे हम ये श्योर करें कि जैसे भी मौसम की मार पड़ती है किसान को, तो सरकार को सचेत होना है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन उससे पहले ही एक क्रॉप इंश्योरेंस मैकेनिज्म ऐसा हो जो किसान की जो उस समय की क्राइसिस है या उस समय की दुविधा है, उससे उसको बाहर निकालने के लिए वो सक्षम हो। मुझे लगता है ये हो सकता है। कहीं ना कहीं इसमें देखते हैं हम कि जो एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं उसमें एक बहुत बड़ा गैप दिखाई दे रहा है।
तो शर्मा जी, अगर इसी इसी कार्यक्रम को या प्रोग्राम को आगे इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ अगर आपके सुझाव हों या कोई ऐसे बिंदु हों, तो वो क्या होंगे कि किस प्रकार से किसानों को क्लाइमेट प्रूफ बनाया जा सकता है, या किस प्रकार से जो किसान जो हर साल मौसम की मार खा रहे हैं उनको सीधा रिलीफ मिल सकता है या उनको कुछ ना कुछ मदद मिल सकती है सरकार से? देखिए, सबसे पहले तो जो आप बात पहले कर रहे थे कि भाई ये जो क्रॉप इंश्योरेंस की हम बात कर रहे थे, क्यों नहीं एक सिस्टम ऐसा इख्तियार किया जा सकता है हिंदुस्तान में कि जो पर यूनिट लॉस है उसको जो इंश्योरेंस कंपनियां वो असेस करे। अभी देखिए ना, एक विलेज के अगर एवरेज लेके चलना है, दैट इज नो इंश्योरेंस। मेरा सिर्फ ये मानना है कि ऐसे जमाने में जबकि आप डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, सैटेलाइट इमेजरी को यूज कर रहे हैं, ड्रोन्स और सेंसर्स और ये सब चीजें यूज हो रही हैं, और उसके बावजूद भी इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि वो 1 एकड़ से किसान का लॉस कितना होगा वो असेस नहीं कर पा रही है। ये तो मजाक है ना। इसका मतलब वो करना नहीं चाहती हैं, और कहीं ना कहीं सरकार भी उस बात में हाँ मिलाती है। क्यों नहीं हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं कि जब हम देखते हैं कि डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप एक पेड़ को भी गिन सकते हैं, कहाँ पेड़ अलग खड़ा है, या किसी उसमें भी आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी चीजों पे भी फोकस आ सकता है। तो क्यों नहीं हम ये करें कि पर यूनिट साइज जो किसान का है उसी का आगे से क्रॉप कंपनसेशन में वो उसमें शामिल हो, और उसको उसका जो लॉस हुआ है वो उसकी भरपाई हो। एक सिस्टम तो हमें ये करने की बहुत जरूरत है। दूसरी बात यह है कि जहां तक कि हम क्लाइमेट की मार को किसानों को ये मिटिगेट करना, उसके इम्पैक्ट्स को, ये ग्लोबल एक एफर्ट चल रहा है बहुत सारी लेवल पे। वो एक तो इंटरनेशनल है, यूनाइटेड नेशन भी उसके पीछे है, उसके पीछे एफएओ भी है, या हम कहें कि हमारे देश में भी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उसकी तरफ एड्रेस करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि हमें एक जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम किसानों को देते हैं, उसमें मुझे एक लगता है कि एक अब टाइम आ गया है कि हमें एक उसमें क्लाइमेट का अलाउंस भी किसान को देना पड़ेगा। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक एवरेज अलाउंस हो, जैसा कि हमने देखा है कि पीएम किसान निधि स्कीम के माध्यम से, हालांकि ये तो बहुत ही कम जो सपोर्ट है अभी तक, 500 रुपए पर मंथ की, जो 6,000 रुपए साल की बनती है। लेकिन एक क्रॉप इंश्योरेंस के भी एक अलाउंस होना चाहिए, क्रॉप अलाउंस या क्लाइमेट अलाउंस कहें आप उसको। और वो क्लाइमेट अलाउंस शुड कवर कि जो एवरेज हम देख रहे हैं जिस गति से नुकसान जैसे बढ़ता जा रहा है, तो शुरुआत ही हुई है, अभी हम देखेंगे आगे आगे वो जैसा भी उसमें क्लाइमेट में जो एब्रेशंस आ रही हैं, या उसमें देख रहे हैं हम कि उलट पुलट जो भी हो रहा है सिस्टम क्लाइमेट का, उसको एड्रेस किया जाए। उसमें तीसरी बात यह है कि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट पैटर्न काफी बदल चुका है। यानी अब देखिए कि मानसून का जो एक था कि भाई ये जो एंड करेगा मानसून वो सितंबर में करेगा, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वो अक्टूबर में भी एक्सटेंड कर रहा है, और वो लिंगरिंग प्रोसेस जो कहते हैं उसके तहत वो चलता है। अगर अक्टूबर 12-13 तक भी आप देखते हैं कि मानसून की मार पड़ती है किसानों को, तो इसका मतलब है कि हार्वेस्ट के टाइम पर भी जो दाना कट गया है, जो क्रॉप कट गई है, दाने खेत में पड़े हैं वो भी, और जो क्रॉप जहां जहां खड़ी है उस सबको नुकसान होता है। और उसको देखते हुए हमें उसमें जो क्रॉपिंग पैटर्न में चेंजेस लाने चाहिए, वो तो एक चीज है जो मुझे लगता है कि पॉलिसी मेकर्स को ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन दूसरी चीज ये भी है कि हम उनको किसानों को बताएं, सिखाएं कि भाई ये जो क्रॉप्स के टाइम पर, इस टाइम पर, ये हार्वेस्ट के टाइम पर, ये बरसात का जो ज्यादा प्रेशर आएगा जो उनको सहना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से वो एडिक्वेट प्रिकॉशन अपने आप ले, क्योंकि इसमें ज्यादा ऑप्शन नहीं है किसान के पास, परंतु फिर भी हमें वो करना पड़ेगा कि उसका लॉस कैसे मिनिमाइज हो, और साथ साथ में हम उसको कैसे वो एक सिस्टम दे सकें जिसके तहत वो उसमें से आसानी से निकल कर बाहर आ जाए, उस क्राइसिस से, उस फ्लडिंग सिचुएशन से, या उस हीट वाली सिचुएशन से, हीट वेव वाली सिचुएशन से कैसे वो निकल कर बाहर आ सकता है। ये सब पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए मेरा एक चीज जरूरी, वो है हमें, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस था, अब हमें ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग चाहिए। अगर हम ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग करते हैं, अगर हमने 7,000 स्टेप्स लिए हैं इंडस्ट्री के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, तो क्या कारण है कि हम एग्रीकल्चर में, मैं ईज ऑफ डूइंग एग्री बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग की बात कर रहा हूं। लेट इट बी वेरी क्लियर कि हम सिर्फ बिजनेस को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम फार्मिंग को भी एज ए एंटरप्रेन्योरशिप वाली एबिलिटी देख के उसकी, किसानों की, हम उसको भी एक ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग लाना चाहते हैं, जिसमें ये जो आप जो कह रहे हैं, ये हर स्टेप पे क्या होना चाहिए उसका इंडेक्स हम तैयार करें और अपने आप ही करें। वी डोंट हैव टू वेट फॉर द वर्ल्ड बैंक टू टेल अस।
वी इवॉल्व आवर ओन डिजाइन एंड ए सिस्टम एंड ए मैट्रिक्स। और वो जब हो जाएगा तो मुझे लगता है कि बहुत सी जो जो किसानों को दुविधाएं या हर्डल्स या बॉटलनेक्स ये जो सहने पड़ते हैं, मुझे लगता है कि वो हम उसमें से हटा सकते हैं। और किसानों के लिए जो मेन क्राइसिस का कारण है गवर्नेंस, लैक ऑफ गवर्नेंस, उसको हम एड्रेस कर सकते हैं। जी। तो शर्मा जी, ये तो क्लाइमेट की बातचीत हो गई। इसी से संबंधित एक और चीज़ है कि जैसे जैसे आपने सुना होगा कि इस बार चारे के दाम जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गए पूरे देश भर में। कुछ कुछ क्षेत्रों में तो 200% तक का हमें इन्फ्लेशन दिखा। और ये क्लाइमेट से इस प्रकार से जुड़ा है क्योंकि ये रबी में जो आपकी गेहूं की फसल खराब हुई थी, उसके चक्कर में काफ़ी लोग मानते हैं कि चारे के दाम बढ़े। अब आज की तारीख में ये स्थिति है सरकारी आंकड़ों के दिए सरकारी आंकड़ों के अनुसार कि हमारे जो धान के और जो गेहूं के जो सरकारी भंडारण है वो इस समय सबसे कम है। मतलब कहा जा रहा है कि इस समय जो हमारे फूड रिजर्व्स हैं वो सबसे कम हैं। और साथ ही साथ खरीफ में भारत सरकार पहले ही कह चुकी थी कि 6% डेफिसिट है चावल में, और ये बारिश के कारण मुझे लग रहा है ये डेफिसिट 10 से 15% तक जा सकता है। तो इन सारे जो परिस्थितियां चल रही हैं और ग्लोबल सिचुएशन को भी आप शर्मा जी बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। यूक्रेन रशिया में क्या चल रहा है, किस प्रकार से एक दुनिया भर में एक खाद्यान्न पदार्थों की क्राइसिस है जो भारत में भी धीरे धीरे आ रही है। तो किस प्रकार से इस पूरे सिनारियो को हम देखें, जो परिस्थितियां कृषि के रूप में भारत में रही और जो विश्व में चल रही हैं, इससे आप क्या समझते हैं कि आगे वाले समय में क्या होने वाला है? जहां तक बात है, सबसे पहले एक महंगाई का और दूसरी बात खाद्यान्न सुरक्षा का और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी का। देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात ये कही है कि भाई खाद्यान्न तो एक एक तरफ प्रॉब्लम जो हमारे सामने आएगा उसकी तो हम बात करेंगे, लेकिन जो फॉडर की आपने बात की है ये इम्पोर्टेंट है। और ये अच्छा भी लग रहा है मुझे कि पिछले 2-3 महीने में कम से कम देश में फॉडर प्राइसेस जिस तरीके से बढ़े हैं या फीड के प्राइसेस जिस तरीके से बढ़े हैं, उसके ऊपर फोकस आया है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब 30 साल पहले जब मैं भी जब रिपोर्टर था, तब भी मैंने इस पे रिपोर्ट किया कि उसमें भी फॉडर क्राइसिस था। कहने का मतलब है ये फॉडर क्राइसिस चलता आ रहा है, लेकिन कभी हमारी नजर में नहीं आया था। लेकिन अब जो है इसके ऊपर अटेंशन आया, तो मुझे कहते हैं देर से आए दुरुस्त आए, तो कम से कम हमारा इस तरफ फोकस जाना बहुत जरूरी भी है, टाइमली भी है। और शायद हमने डिले भी किया होगा, लेकिन एटलीस्ट कहते हैं जब उठें तभी सुबह होती है, तो उसी के सिस्टम में देखें तो कम से कम आज तो हम रियलाइज कर रहे हैं कि फॉडर का क्राइसिस है। देखिए, हमारे देश में कैटल पॉपुलेशन जितनी है और जो उसके उसके अनुकूल फॉडर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए वो बहुत कम है। और उसमें उसकी तरफ हमने ध्यान बहुत इसलिए कम दिया था क्योंकि कोशिश ये थी कि हम सीरियल क्रॉप्स को या फूड प्रोडक्शन को बढ़ाएं। तो उसमें जो लाइफ स्टॉक का जो शेयर मिलना चाहिए था बाय वे ऑफ फॉडर कल्टीवेशन, उसमें कमी जरूर आई है। एक बात तो इसको एड्रेस करने की जरूरत है। दूसरा, आपने कहा कि अभी हमने देखा कि जो ग्लोबल क्लाइमेटिक सिचुएशन से एंड प्लस इंटरनेशनल सिचुएशन से जो जो वॉर के बाद हम स्पेशली देखा गया है कि उसमें जो उथल पुथल ग्लोबली आई है, उससे दो मैसेजेस बहुत क्लियर है। एक तो ये है कि ए कंट्री लाइक इंडिया कैन नेवर can never dismantle the food security program. ये हम सोचें कि हम बाहर से आयात कर लेंगे, आई थिंक दैट चैप्टर इज नाउ क्लोज्ड। अब हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि आज हर देश को चाहिए कि वो अपने आप सेल्फ सफिशिएंट रहे। जिस क्रॉप्स में जिस उसकी रिक्वायरमेंट है देश में, सीरियल्स की हो या न्यूट्रिशन की, जैसे आपने कहा, वो सब जो है मिलाकर उसकी अब आज हमें दोबारा अपनी फूड सिक्योरिटी को सुदृढ़ करना पड़ेगा। और वो एक मैसेज होगा दुनिया में कि भाई अगर जो भी उथल पुथल हो रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन में भी बहुत सारे सवाल आज खड़े हो गए हैं, और उन सबको देखते हुए आई थिंक इट हैज बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एवरी कंट्री मस्ट बिकम सेल्फ सफिशिएंट एंड सेल्फ रिलायंट इन फूड प्रोडक्शन। पहली बात तो ये है। दूसरी, आपने कहा कि ग्लोबल सिचुएशन को देखते हुए मेरा ये भी मानना है कि हमें ये प्रयास अब करना चाहिए कि ये जो पुश रहा था अभी तक कि हमें अपने एग्रीकल्चर को ग्लोबली इंटीग्रेट करना है, मुझे लगता है उसमें भी हमें पीछे 2 कदम खींचने पड़ेंगे। कारण ये है कि जब भी और जिन कंट्रीज ने अपने एग्रीकल्चर को ग्लोबली इंटीग्रेट किया है, दे हैव सफर्ड ए लॉट एट द टाइम ऑफ ए जियोपॉलिटिकल जब सिचुएशन क्राइसिस जो बिल्डअप होता है उसके करके। फॉर इंस्टेंस, जब 2007-2008 में ग्लोबल फूड क्राइसिस हुए थे, आप जानते हैं उस समय 37 कंट्रीज में फूड राइट्स हुए थे। और वो उस सिचुएशन में जब फूड राइट्स हो रहे थे 37 कंट्रीज में, इंडिया बच गया था क्योंकि इंडिया ने अपने एग्रीकल्चर को ग्लोबली इंटीग्रेट नहीं किया था।
जिस तरीके से आज हमारे देश के इकोनॉमिस्ट कई सालों से उस पर प्रेशर बिल्ड अप कर रहे हैं कि हमें ग्लोबली इंटीग्रेट करना चाहिए। मेरा नहीं मानना कि NCDEX हो या हमारे कोई और भी कमोडिटी एक्सचेंजेस हो या इंटरनेशनल कमोडिटी एक्सचेंजेस हो, उस समय की रिपोर्ट्स अगर हम उठा के देखते हैं तो एक बहुत बड़ा मैसेज साफ है कि जो 75% ऑफ द प्रॉब्लम जो 2007-2008 में हुआ था और जिसके तहत ग्लोबल फूड क्राइसिस हुआ था, उसका जो रूट कॉज था वो कमोडिटी ट्रेडिंग थी। मुझे लगता है कि वो सबक हमें लेना चाहिए, उस रिपोर्ट को भूलना नहीं चाहिए। वी मस्ट एंश्योर कि वी डू नॉट मूव ऑन द सेम पाथवे जिसके करके 2007-2008 में क्राइसिस हुआ था। तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, एट ए टाइम जब एक तो क्लाइमेट चेंज की मार है, एक हम देख रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज का भी डिप्लीशन है, ओशंस का जो है बढ़ना, राइज करना, या प्लस हम देख रहे हैं जो जो नेचुरल जो बायोलॉजिकल वेल्थ है उसका भी जो इरोजन हम हैं, उन सबको देखते हुए एक और बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें अपने एग्रीकल्चर को वी हैव टू कंसंट्रेट, जो जिसको हम पावर कंसंट्रेशन कहते हैं, कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो जो कंट्रोल कर रहे हैं एग्रीकल्चर को, उनको और मर्जर या एक्विजिशन के माध्यम से हम उनको और स्ट्रेंथन ना करें, यानी कंसंट्रेट ना करें पावर इन द हैंड्स ऑफ फ्यू कंपनीज एंड सो ऑन। वी मस्ट इंश्योर कि हम अपना एग्रीकल्चर जो है वो एक तो एग्रो इकोलॉजिकल फार्मिंग सिस्टम्स में जाए। कारण ये है कि भाई वो ग्लोबल जो वार्मिंग हो रही है या ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हो रहे हैं वो इंटेंसिव एग्रीकल्चर के करके हो रहे हैं, और इंटेंसिव एग्रीकल्चर से हमें निकलना पड़ेगा। वी विल हैव टू मूव टू एग्रो इकोलॉजिकल फार्मिंग सिस्टम्स, और वो सिस्टम्स ऐसा नहीं है कि उसकी फाउंडेशन ऑलरेडी नहीं है हमारे पास, वो अवेलेबल है। अब उसको कैसे रीबिल्ड करना है, उस रिसर्च को कैसे जो फोकस है, इट हैज टू बी ब्रॉट बैक फ्रॉम इंटेंसिव फार्मिंग टू एग्रो इकोलॉजिकल फार्मिंग सिस्टम्स। ये सब चीजें अगर हम मिलाकर चलते हैं तो आई थिंक वी विल बी एबल टू क्रिएट ए पाथवे जहां के हमारे किसान जो हैं वो संपन्न भी रहें और प्लस वो खुशहाल भी रहे उस माहौल में जहां की हम देख रहे हैं फूड पे बहुत बड़ा एक काइंड ऑफ ऑनस्लॉट दैट वी आर सीइंग ग्लोबली। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमारे देश में जिस सरप्लस की आप बात कर रहे थे कि सरप्लस था पहले, और आज हमारे पास जो उसके जो 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 हमारे पास जो जितने भी स्टॉक्स हैं वो कम हो गए हैं। मेरा मानना है कि जब पहले हमारे पास स्टॉक्स ज्यादा थे, जब हम 100 मिलियन टन के पास हमारे पास सरप्लस पड़ा हुआ था, तब हमारे इकोनॉमिस्ट ये कह रहे थे कि इसको बेचो, इसको बेचो, इसको एक्सपोर्ट करो। और आज ये कह रहे हैं कि साहब हमारे पास है नहीं है, हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। आई थिंक ये डायकोटमी ये बताती है कि हमारा जो ये एडॉकिज्म है एज फार एज इकोनॉमिक पॉलिसीज आर कंसर्न, इट हैज टू गो नाउ। और ये हमें अपने स्टॉक्स को बिल्ड अप करना चाहिए। कम से कम हमारे पास 2-3 साल का एडिक्वेट स्टॉक सरप्लस का होना चाहिए अगर हमने अपनी फूड सिक्योरिटी को एड्रेस करना है। अगर आप देखें चाइना को, चाइना के पास तकरीबन 650 मिलियन टन का फूड सरप्लस है इस समय, और हर साल वो तकरीबन 145 मिलियन टन के आसपास वो इंपोर्ट कर रहे हैं अपना रिजर्व बनाने के लिए। क्या कारण है कि चाइना के इकोनॉमिस्ट नहीं कहते कि आप हमारा जो इतना सरप्लस पड़ा हुआ है इसको एक्सपोर्ट करिए? हमारे ही देश के इकोनॉमिस्ट क्यों इतना जोर लगाते हैं कि जितना भी सरप्लस पड़ा है उसको एक्सपोर्ट करिए? मुझे लगता है कि हमें अपनी खाद्य सुरक्षा को देखकर अपनी पॉलिसीज को बनाना चाहिए और उसको मैप आउट करना चाहिए, ताकि एट नो स्टेज we land into a problem like Sri Lanka, or we land into a problem like many of the African and European countries जहां पर की वॉर से इम्पैक्ट पड़ा है, और वहां पर भी लाइनें जो हैं फूड बैंक्स की वो बढ़ गई हैं, ये हम सब जानते हैं। तो लेट अस नॉट गेट इनटू दैट सिचुएशन, और हम ये भी नहीं चाहते कि जैसे 2007 में फूड राइट्स हुए थे तो हमारे देश में भी कभी हम उसके नजदीक भी जा सकें। Let us stay away from that kind of a situation and build up our own food security, strengthening to what India needs rather than worrying about what the global economic thinking is. तो शुक्रिया शर्मा जी द वायर के शो पे आने के लिए। दर्शकों, ये थी देवेंद्र शर्मा जी की बातें। अगर आपको इनकी बातें अच्छी लगी तो भूलिएगा मत हमारे YouTube चैनल पे कमेंट करने के लिए और ट्विटर पे इनकी बातें शेयर करने के लिए। तो दोस्तों, ये कार्यक्रम तो खत्म हुआ, लेकिन आप कहीं और जाइएगा मत। द वायर आपके लिए बहुत सारे और कार्यक्रम जल्द ही लेके आ रहा है। नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।